दुबई से लौटे पति को काटकर सूटकेस में फेंका। पिछले 1 महीने में प्रेमिका के साथ मिलकर पति द्वारा पत्नी को ठिकाने लगाने या पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल करने की अलग-अलग राज्यों में 20 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। इनमें जहां मेरठ की ड्रम वाली घटना में क्रूरता की पराकाष्ठा थी, तो देवरिया की यह घटना भी उससे किसी मामले में कम नहीं है। नौशाद के दुबई जाने के बाद रजिया सुल्तान पूरी तरह रोमान के वश में आ गई थी। अब उसके लिए अलग घर बन ही गया था। नौशाद यहाँ जो पैसे भेजता था उसी के अकाउंट में आता था, इसलिए उसके अकाउंट में काफी रकम जमा हो गई थी। यही वजह थी कि अब उसे लगने लगा था कि अगर नौशाद नहीं भी रहेगा तो वह रोमान के साथ आराम से गुजारा कर लेगी, क्योंकि रोमान भी तो कमाता था। उसके साथ वह सुखी रहेगी क्योंकि वह उसके साथ रहेगा। अब वह बाकी की जिंदगी अपने प्रेमी रोमान के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन इसके लिए नौशाद से छुटकारा चाहिए था। नौशाद से वह तलाक लेना नहीं चाहती थी। इसकी वजह ये थी कि अगर वह नौशाद से तलाक लेती तो उसके हाथ कुछ न लगता, घर भी छोड़ना पड़ता और नौशाद के रुपए भी देने पड़ते, जबकि वह ये सब हड़पने के चक्कर में थी। अब नौशाद से छुटकारा पाने का एक ही तरीका बचा था कि उसे ठिकाने लगा दिया जाए, यानी उसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन ये काम उसके अकेले के वश का नहीं था। अभी यह भी कंफर्म नहीं था कि रोमान नौशाद की हत्या के लिए तैयार होगा भी या नहीं। रजिया दुविधा में फंसी थी, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि अब वह नौशाद के साथ नहीं, प्रेमी रोमान के साथ रहेगी। ये निर्णय लेने के बाद अब उसे रोमान को अपने मामा की हत्या के लिए तैयार करना था, साथ ही इसके लिए भी मनाना था कि सारा मामला शांत होने के बाद वह उसके साथ निकाह करेगा। इसके बाद उसने धीरे धीरे रोमान को मनाना शुरू किया कि नौशाद के न रहने पर दोनों सुख और शांति से रह सकेंगे। रोमान को भी मामी रजिया से जो सुख मिल रहा था उसे वह किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। इसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। आखिर वह रजिया की देह के चक्कर में उसके लपेटे में आ ही गया और नौशाद की हत्या के लिए राजी हो गया। रोमान के राजी होने के बाद नौशाद की हत्या की योजना बनने लगी, क्योंकि इसी अप्रैल महीने में वह आने वाला था। हत्या करना तो आसान था, लेकिन मुश्किल काम था लाश को ठिकाने लगाना। फिर यह काम रोमान के अकेले के वश का भी नहीं था। इस काम में रजिया किसी तरह की मदद भी नहीं कर सकती थी। काफी सोच विचार और सलाह मशविरे के बाद तय हुआ कि लाश का चेहरा बिगाड़कर कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया जाएगा, जहां कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद दोनों निकाह करके आराम से रहेंगे। रजिया और रोमान नौशाद के आने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहते थे, क्योंकि इस बार रजिया नौशाद से छुटकारा पा लेना चाहती थी। अपनी इस योजना को साकार करने के लिए रोमान को एक साथी की जरूरत थी। रोमान अढ़ाईवा था, उसकी तमाम ड्राइवरों से दोस्ती थी, लेकिन गांव विशौली के रहने वाले हिमांशु से उसकी कुछ ज्यादा ही पटती थी। दोनों का अक्सर रात का खाना पीना साथ होता था। उसे रोमान और रजिया के संबंधों के बारे में पता भी था, इसलिए जब रोमान ने पूरी बात बताकर सहयोग मांगा तो हिमांशु हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार हो गया। अब रजिया और रोमान को नौशाद के आने का इंतजार था। 10 अप्रैल 2025 को जब नौशाद दुबई से घर आया तो रजिया ने बड़े जोश के साथ उसका स्वागत किया। नौशाद को लगा कि पत्नी अब सुधर गई है। वह बहुत खुश हुआ। वह भी 1 साल पत्नी से अलग रहा था, इसलिए उसने पत्नी को खूब प्यार किया। इस बीच रजिया सुल्तान और रोमान की फोन पर बातें होती रहीं। नौशाद को कैसे मारा जाए, इसकी योजना बनती रही। बात गला दबाकर मारने की आई तो नौशाद इतना हट्टा कट्टा था कि तीनों मिलकर उसे काबू नहीं कर सकते थे। किसी हथियार से मारने की बात चली तो चीख पुकार होती और सभी जान जाते। इसलिए तय हुआ कि नौशाद को पहले नशे की दवा देकर सुला दिया जाए, उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी जाए, फिर लाश को किसी चीज में लपेटकर कहीं दूर फेंक दिया जाए। इस बीच नौशाद दुबई जाने की तैयारी करने लगा था। वह हवाई टिकट की कोशिश में लगा था। नौशाद दुबई वापस चला जाए, उसके पहले ही उसका काम तमाम करना था। रोमान ने नशे की दवा की व्यवस्था कर दी तो 19 अप्रैल 2025 की शाम रजिया ने रात के खाने में नींद की दवा नौशाद को खिला दी। दवा देने के बाद रजिया
ने इस बात की जानकारी रोमान को दे दी। रजिया की बेटी सो गई तो उसे उसने अलग कमरे में सुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब्बू बाहर के कमरे में सोए थे। घर के अंदर रजिया और नौशाद ही थे। रात 11 बजे के आसपास रोमान और हिमांशु बोलेरो लेकर आ गए। रजिया ने पीछे का दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर बुला लिया। नौशाद नशे में गहरी नींद सो रहा था। रजिया ने नौशाद के पैर पकड़ लिए तो हिमांशु ने सिर। इसके बाद रोमान ने नौशाद के सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। नौशाद थोड़ा छटपटाया, फिर शांत हो गया। नौशाद कहीं जीवित न रह जाए, रजिया ने मूसल से उसके सिर पर कई वार किए। जब उसे विश्वास हो गया कि नौशाद अब जीवित नहीं हो सकता तो उसकी पहचान न हो सके, इसके लिए रजिया ने चापर की नोक से उसका पूरा चेहरा गोद दिया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। वे लाश को ले जाकर कहीं दूर फेंकाना चाहते थे, जहां लाश की शिनाख्त न हो सके। रजिया के घर में 2 सूटकेस थे। पहले उन्होंने लाश को छोटे सूटकेस में भरने की कोशिश की, लेकिन उसमें लाश नहीं आई। तब रजिया ने बड़ा सूटकेस खाली किया और उसे लाकर रोमान को दिया। रोमान और हिमांशु ने नौशाद के शव को बड़े सूटकेस में भरना चाहा तो लाश उसमें भी नहीं आई। इसके बाद रोमान और हिमांशु ने नौशाद की लाश को कुल्हाड़ी और चापर से 2 हिस्सों में काटकर सूटकेस में भरा। तब भी पैर अंदर नहीं जा रहे थे। तब पैरों को तोड़कर अंदर डाला और सूटकेस बंद कर दिया। रजिया ने सूटकेस खाली करते समय उसमें से एक-एक कागज तक निकाल लिया था, जिससे पता न चल सके कि सूटकेस किसका है। इसके बाद रोमान और हिमांशु सूटकेस बोलेरो में रख कर चल पड़े। वे सूटकेस को लेकर वहां से 55 किलोमीटर दूर थाना तरकुलवा के अंतर्गत आने वाले गांव छापर पटखौली पहुंचे और एक खाली पड़े खेत में उसे फेंक दिया। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। लाश से भरा सूटकेस फेंककर दोनों अपने अपने घर चले गए। लाश फेंकने की सूचना रोमान ने रजिया को फोन द्वारा दे दी थी। उसके बाद वह निश्चिंत हो गई थी। उसे पूरा विश्वास था कि पुलिस किसी भी हालत में उस तक पहुंच नहीं पाएगी। दूसरी ओर गांव छापर पटखौली के रहने वाले किसान जितेंद्र गिरी कंबाइन मशीन लेकर गेहूं कटवाने पहुंचे तो उन्हें बगल वाले खेत में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा दिखाई दिया। सूटकेस में खून लगा था, इसलिए उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। थोड़ी ही देर में थाना तरकुलवा पुलिस वहां आ गई। घटनास्थल की स्थिति देखकर थाना तरकुलवा के एसएचओ ने ये जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। थाना पुलिस ने आते ही सबसे पहले लोगों को वहां से हटाकर आसपास के इलाके को बैरिकेड्स करवा दिया था। थोड़ी ही देर में एएसपी अरविंद वर्मा, सीओ सिटी संजय रेड्डी, स्वॉट टीम के प्रभारी दीपक कुमार, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ आ गए थे। अरविंद वर्मा ने सूटकेस खुलवाया तो उसमें 2 टुकड़ों में एक युवक की लाश थी। सिर से कमर तक का हिस्सा प्लास्टिक में लिपटा था तो कमर से पैर तक का हिस्सा बोरे में भरा था। सिर पर चोट के तथा धारदार हथियार के निशान थे। पुलिस ने इकट्ठा लोगों से लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, पर कोई मरने वाले युवक को पहचान नहीं सका। तब सूटकेस की तलाशी ली गई कि उसी से ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मरने वाले के बारे में कुछ पता चल जाए, पर यह कोशिश भी बेकार गई। तलाशी के दौरान ही अरविंद वर्मा की नज़र सूटकेस पर लगे एक स्टिकर पर पड़ी, जो एयरपोर्ट का बारकोड था। सूटकेस से थोड़ी दूरी पर पुलिस को एक विदेशी सिम भी मिला। तब उन्होंने वह बारकोड एयरपोर्ट पर भेजकर पता करवाया। उस बारकोड से पता चला कि वो सूटकेस देवरिया के ही थाना मईल के अंतर्गत आने वाले गांव भटौली के रहने वाले नौशाद का है। पुलिस को लगा कि यह लाश नौशाद की हो सकती है या फिर उसके किसी रिश्तेदार की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस भटौली गांव के लिए रवाना हो गई। भटौली पहुंचकर पुलिस को पता चला कि वह लाश नौशाद की ही थी। नौशाद की पत्नी से नौशाद के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह रात को कहीं चले गए थे। पुलिस ने जाने का कारण और कहां गए होंगे पूछा तो वह पुलिस को गुमराह करने लगी। पुलिस को उसकी बातों से शक हुआ तो उसके घर की तलाशी ली। इस तलाशी में पुलिस को एक सूटकेस मिला जिसमें खून लगा था। ये वही सूटकेस था जिसमें पहले लाश रखने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने रजिया सुल्तान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पति की हत्या का अपना अपराध
स्वीकार करते हुए हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुना दी। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि रजिया ने बेहद चालाकी से नौशाद को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, जबकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शायद इसीलिए सूटकेस में लगे बारकोड का मतलब वह समझ नहीं सकी थी। उसने सूटकेस का एक एक सामान तो निकाल लिया था, पर जल्दबाजी में वह बारकोड नहीं निकाल पाई थी। सुबह जब नौशाद के पिता ने बेटे के बारे में पूछा था, तब उसने कहा था कि रात में वह कहीं चले गए थे। इसके बाद पूरा परिवार उसकी तलाश में लग गया था। दोपहर को पुलिस पहुंची तो पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद नौशाद की हत्या के पीछे की जो दिलचस्प कहानी सामने आई, वह इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के थाना मैल के अंतर्गत आने वाले गांव भटौली का रहने वाला नौशाद अहमद और देवरिया से लगे जिला बलिया की रहने वाली रजिया सुल्तान उर्फ शिबा एक दूसरे को तब से जानते थे, जब से वे समझने लायक हुए थे। इसकी वजह ये थी कि रजिया नौशाद की फूफी यानी बुआ की बेटी थी। रजिया जब भी ननिहाल आती, हमउम्र होने की वजह से रजिया और नौशाद साथ साथ खेलते। ऐसे में ही एक दिन दरवाजे पर खेलने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घर में घुसे तो बरामदे में चारपाई पर बैठी नौशाद की अम्मी के मुंह से अचानक निकल गया, हाय रब्बा, दोनों की कितनी सुंदर जोड़ी है, एकदम गुड्डे गुड़िया की जोड़ी लग रही है। अगर इन दोनों का निकाह कर दिया गया तो बहुत सुंदर जोड़ी लगेगी। बात सच भी थी। जितनी गोरी चिट्टी रजिया सुल्तान उर्फ शिबा थी, तो उससे जरा भी कम गोरा चिट्टा नौशाद भी नहीं था। इसलिए रजिया की अम्मी को भी यह जोड़ी भा गई थी। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा था, पर मन ही मन तय कर लिया था कि अगर उसके भाई मबू अहमद नौशाद के लिए रजिया का हाथ मांगने आएंगे तो वो खुशी खुशी बेटी का निकाह नौशाद के साथ कर देगी। रजिया की अम्मी ने उस समय भले ही कोई जवाब नहीं दिया था, पर नौशाद की अम्मी रजिया को बहू बनाने का ख्वाब मन ही मन पालने लगी थी। रजिया जब भी अपनी अम्मी के साथ मामा के घर आती, नौशाद की अम्मी नंद को ये बात जरूर याद दिलाती। जब तक नौशाद और रजिया नासमझ थे, तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब दोनों समझदार हो गए तो एक दूसरे को देखकर लजाने लगे। रजिया सुल्तान थोड़ा और बड़ी हुई तो उसने शर्म की वजह से मामा के घर आना जाना बंद कर दिया। उसकी अम्मी कहती भी थी कि इसमें शर्माने की क्या बात है, पर रजिया किसी भी हालत में मामा के घर आने के लिए राजी नहीं होती थी। जबकि नौशाद रजिया से मिलने के लिए बेचैन रहता था। मबू अहमद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जब उनका बड़ा बेटा कमाने लायक हुआ तो उन्होंने उसे ड्राइविंग सिखवा दी। कुछ दिनों तक उसने यहीं किसी की गाड़ी चलाई, फिर उसने पासपोर्ट बनवाया और जुगाड़ लगाकर दुबई चला गया। दुबई जाने से पहले ही मबू अहमद ने उसका निकाह जैतून से कर दिया था। बड़े भाई की ही तरह नौशाद भी दुबई जाना चाहता था, इसलिए उसने भी ड्राइविंग सीख ली थी। कुछ दिनों तक यहाँ इधर उधर गाड़ी चलाते हुए उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। अब तक वह शादी लायक भी हो चुका था। मबू अहमद ने उसके लिए अपनी बहन से रजिया का हाथ मांगा तो उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी, क्योंकि नौशाद हर तरह से रजिया के लायक था। उसे ये भी पता था कि आज नहीं तो कल नौशाद दुबई चला ही जाएगा, फिर उसकी बेटी राज करेगी। जल्दी ही घर वालों की मर्जी से रजिया और नौशाद का निकाह हो गया। ये करीब 10 साल पहले की बात है। निकाह के बाद नौशाद दुबई जाने की तैयारी में लग गया। वहाँ उसका बड़ा भाई भले ही रहता था, लेकिन अच्छी कंपनी में ड्राइवर का वीजा मिलने में उसे 3 साल लग गए। इस बीच वह एक बेटी का बाप भी बन गया। इस समय उसकी वह बेटी 8 साल की है। नौशाद को वीजा मिल गया तो वह नौकरी करने दुबई चला गया। नौशाद को दुबई की जिस कंपनी में नौकरी मिली थी, उसमें साल में केवल 15 दिन की ही छुट्टी मिलती थी, इसलिए नौशाद साल में केवल 15 दिनों के लिए ही परिवार के साथ रह पाता था। बाकी का समय वह अकेला दुबई में रहता था, तो उसकी पत्नी रजिया यहाँ गांव में परिवार के साथ रहती थी। पति के विदेश चले जाने के बाद रजिया आजाद हो गई। सास थी नहीं, जेठानी से कोई मतलब नहीं था, देवर भी मुंबई कमाने चला गया था। घर में केवल ससुर था और एक बेटी, इसलिए काम भी
ज्यादा नहीं होता था। सुबह नाश्ता और खाना एक साथ बनाकर रख देती। इस तरह पूरा दिन खाली रहती। इस खाली समय को बिताने के लिए जैसा आजकल हो रहा है, वैसे ही वह भी मोबाइल का सहारा लेती या अगल-बगल वालों के यहाँ जाकर गप्पे मारती। पैसे की कमी थी नहीं, नौशाद दुबई से भेजता ही था, इसलिए रजिया ठाठ से रहती थी। रजिया सुल्तान शुरू से ही थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। मनमाना खर्च मिलने लगा तो विलासी भी हो गई। उसे सारे सुख तो मिल रहे थे, लेकिन पति से अलग रहने की वजह से उसे शारीरिक सुख यानी सेक्स का सुख नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वह छटपटाती रहती थी। पति साल भर में केवल 15 दिनों के लिए ही आता था। साल भर की सेक्स की भूख ही रजिया का 15 दिनों में कुछ नहीं होता था। उसकी देह की आग बुझने के बजाय और भड़क उठती थी। कुछ दिनों तक तो रजिया ने खुद को संभाला, पर जब उसका मन नहीं माना तो वह अपने लिए एक ऐसे पुरुष की तलाश में लग गई, जो उसकी कामना पूरी कर सके। उसकी यह तलाश पति नौशाद के ही भांजे रोमान सिद्दीकी पर जाकर ठहर गई। दरअसल नौशाद की एक बहन नूनहार गांव में ही ब्याही थी। रोमान उसी बहन का बेटा था। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। 8वीं तक पढ़ाई करके उसने अपने मामा की तरह ड्राइविंग सीख ली थी और पहले छोटी गाड़ियां चलाने लगा था। जब हाथ साफ हो गया तो ट्रक चलाने लगा। भांजा होने की वजह से वह बेरोक टोक रजिया यानी नौशाद के घर आता जाता था। रोमान सिद्दीकी अजीब शख्सियत वाला था। कुंवारा होने की वजह से उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए जो कमाता था उसमें से थोड़ा घर वालों को देकर बाकी खुद पर खर्च करता था। इसमें उसके कुछ आवारा दोस्त भी शामिल थे, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था। रोमान जब भी गांव आता, उसके वे दोस्त रात दिन उसके आगे पीछे घूमा करते। रोमान जो कमा कर लाता था, अपने साथ उन पर भी खर्च करता। जेब में पैसे होते ही थे, इसलिए रोजाना रात को मुर्गा और शराब की पार्टी होती। पार्टी करके रोमान कभी भी मामी के घर आ जाता। नशे में होने पर रोमान को मामी भी अच्छी लगती और उससे बातें करना भी। पुरुष की संगत को तरस रही रजिया को भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह भी उससे खूब मजे लेकर बातें करती थी। कभी भी नशा ज्यादा हो जाता तो रोमान रजिया के यहाँ ही सो जाता था। ऐसे में रजिया को ही उसके लिए बिस्तर की भी व्यवस्था करनी पड़ती और उसके जूते और कपड़े भी उतारने पड़ते। कपड़े उतारने में रोमान का शरीर उसके शरीर से छू जाता या रगड़ जाता तो वह रोमांचित हो उठती। मन भटकने लगता और जी करता कि उससे लिपट जाए, लेकिन संकोचवश वह ऐसा कर नहीं पाती थी। रोमान भी जवान था, इसलिए किसी महिला का सानिध्य पाने के लिए वह भी लालायित रहता था। जब कभी जवानी ज्यादा उफान मारती तो सड़क के किनारे ढाबों पर मिलने वाली औरतों के साथ इच्छा पूरी कर लेता था, पर उनके साथ वह मजा नहीं आता था जिसकी कामना रोमान करता था। इसलिए जवान मामी की ओर उसका भी झुकाव होने लगा था। इसकी वजह ये थी कि उसने रजिया की बातों से महसूस किया था कि वह सेक्स की भूखी है, क्योंकि कभी भी बातचीत में वह रोमान से ऐसी बात कह देती जो औरत किसी पराये मर्द से नहीं कह सकती। इन्हीं बातों से रोमान को लगने लगा था कि अगर वह मामी से अपने मन की बात कहे तो मामी बुरा मानने के बजाय उसकी इच्छा पूरी कर देगी। लेकिन मुंह से ऐसी बात कहना आसान नहीं होता। रोमान सोचता कुछ भी रहा हो, लेकिन रजिया मामी से दिल की बात कह नहीं सका। फिर इसके लिए उसने एक नाटक किया। एक रात को जब वह रजिया के घर पहुंचा तो चल नहीं पा रहा था। लखड़ाते हुए वह रजिया के दरवाजे पर पहुंचा और किसी तरह धीमे से दरवाजा खटखटाया। उस समय तक रजिया की छोटी सी बेटी सो चुकी थी। बूढ़ा ससुर घर के बाहर सोता था, इसलिए उसे पता नहीं चल सकता था। रजिया ने दरवाजा खोला तो सामने नशे में धुत रोमान खड़ा था। दरवाजा खुलने पर वह घर में दाखिल होने लगा तो लखड़ाया। रजिया ने झट उसे दोनों बाहों भर लिया कि कहीं वह गिर न पड़े। रोमान को ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर रजिया के दोनों कंधों पर रख दी और अपना पूरा शरीर उसके ऊपर डाल दिया। रजिया उसे लेकर बेड के पास पहुंची तो रोमान रजिया को लेकर बेड पर गिरा तो उसे तभी उठने दिया जब उसकी इच्छा पूरी हो गई।
सब कुछ होने के बाद दोनों के चेहरों पर मलाल होने के बजाय खुशी और संतुष्टि थी। इसके बाद तो दोनों का जब मन होता अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते। रोमान रजिया का भांजा था, इसलिए उसका जब मन होता यानी जब उसे मौका मिलता वह मामी के पास पहुंच जाता और फिर वही होता जिसके बारे में कोई अन्य सोच भी नहीं सकता था। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देते थे और शारीरिक सुख का पूरा आनंद उठाते थे। रोमान अच्छा खासा कमाता था, इसलिए वह पहले जो रुपए दोस्तों पर खर्च करता था, रजिया मामी से प्यार मिलने के बाद उस पर खर्च करने लगा। नौशाद दुबई से रजिया के लिए पैसे भेजता ही था, इसलिए अब उसके मजे ही मजे थे। वह ठाठ से रहती और खूब पैसे खर्च करती। बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने पहनती। जब मन होता खरीदारी के लिए शहर चली जाती। शहर में रोमान मिलता तो सिनेमा दिखाता, होटल में खाना खिलाता और शॉपिंग कराता। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। जिस तरह रोमान रजिया के घर आने जाने लगा था और रात दिन उसके घर में पड़ा रहने लगा था, उससे जल्दी ही वे लोगों की नजरों में चढ़ गए। अगलबगल वाले कानाफूसी करने लगे। फिर रजिया के ससुर मबू अहमद खुद ही अनुभवी थे। उन्होंने दुनिया देख रखी थी। घर में जवान बहू अकेली रहती थी। उसका पति परदेश में रहता था। ऐसे में किसी जवान आदमी का घर बेरोक टोक आना खतरे से खाली नहीं था। वह सीधे बहू से कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि अपनी आंखों से कुछ देखा तो था नहीं। फिर भी इशारों इशारों में उसने बहू को समझाया और रोमान को भी टोका। पर दोनों को जो सुख मिल रहा था वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए नौशाद के पिता मबू अहमद की बातों का न तो रजिया सुल्तान पर कोई असर पड़ा न तो नाती रोमान पर। मबू अहमद ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि बात खुलती तो बदनामी उन्हीं की होती। जब रजिया ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने बड़ी बहू जैतून से इशारे में कहा कि वह अपनी देवरानी को समझाए, क्योंकि अब लोग उनसे खुलेआम कहने लगे थे कि रोमान उनके घर कुछ ज्यादा ही आता जाता है। कभी भी वह रात में भी उनके घर रुकता है। बेटा बाहर रहता है, कहीं बहू के पैर न फिसल जाएं। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे संबंधों का परिणाम अच्छा नहीं होता। मबू अहमद ने बड़ी बहू से देवरानी को समझाने को कहा था। ससुर के कहने पर जब जैतून ने देवरानी रजिया को समझाने की कोशिश की तो वह उससे लड़ने लगी। तब जैतून ने देवरानी से अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा चुप रहना ही समझा। अंततः मबू अहमद को ही खुलकर सामने आना पड़ा। उन्होंने रोमान को अपने घर आने से साफ मना कर दिया। रजिया को भी बाहर जाने से रोका, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। अब रजिया रोमान से बाहर मिलती या फिर रात को चोरी से घर पर बुलाती, इसका भी पता घर वालों को चल गया। तब मजबूर होकर मबू अहमद ने दुबई में रह रहे बेटे को इस बारे में बता दिया। ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। अब्बू ने जो बताया था नौशाद से हजम नहीं हुआ। उसने तुरंत रजिया को फोन किया। वह ससुर को झूठा साबित करने के लिए 1000 कसमें खाने लगी। पर नौशाद इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो पत्नी की बात पर विश्वास कर लेता और अब्बू की बात को नकार देता। उसने छुट्टी ली और गांव आ गया। गांव में घर वालों ने ही नहीं, उसके यार दोस्तों और कुछ बुजुर्गों ने भी उसे बताया कि रजिया के कदम बहक गए हैं। उसका भांजा भी नालायक है। उसने रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। इन बातों से नौशाद को बहुत तकलीफ पहुंची कि जिस पत्नी के लिए वह घर परिवार छोड़कर हजारों मील दूर पड़ा है, वही पत्नी उसके साथ विश्वासघात कर रही है। उसने रजिया सुल्तान को समझाना चाहा तो वह अपनी जिद पर अड़ी रही कि सभी उस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तब उसे रजिया पर गुस्सा आ गया और उसने तलाक देने का फैसला कर लिया। पर रजिया इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि नौशाद जैसा कमाऊ पति जल्दी कहाँ मिलता। उसने नौशाद से माफी मांगी और कसम खाई कि अब वह रोमान से कभी नहीं मिलेगी। पंचायत भी बुलाई गई थी। सभी के सामने रजिया और रोमान ने वचन दिया कि अब वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। नौशाद भी रजिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपना तलाक देने वाला फैसला रद्द कर दिया। इसके बाद रजिया ने नौशाद से अपना अलग घर बनवाने के लिए कहा तो नौशाद ने गांव के बाहर थोड़ी जमीन खरीदी और उस घर बनवाने की सारी व्यवस्था करके अपनी नौकरी पर चला गया।
क्योंकि उसे केवल 15 दिनों की ही छुट्टी मिली थी। रजिया का गांव के बाहर अलग घर बनकर तैयार हो गया तो वह उसी में आकर रहने लगी। उसका घर गांव से थोड़ा बाहर पड़ता था, इसलिए मबू अहमद उसी के घर रात को सोते थे। लेकिन इसका रजिया पर कोई असर नहीं पड़ता था। यहाँ आकर उसका रोमान से मिलना और आसान हो गया था। इस घर में वह अकेली ही रहती थी। ससुर भले ही रात को उसके घर सोने आते थे, पर पीछे भी तो दरवाजा था। रोमान पीछे के दरवाजे से आता और जो करना होता करके पीछे से ही निकल जाता। अभियुक्तों से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने नौशाद की बहन निशात द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर नौशाद की हत्या का मुकदमा रजिया सुल्तान, रोमान और हिमांशु के खिलाफ दर्ज कर लिया था। रजिया को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रोमान और हिमांशु फरार थे। अगले दिन फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने रोमान को भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कहानी लिखे जाने तक हिमांशु नहीं पकड़ा जा सका था। पुलिस ने उन हथियारों चापर, कुल्हाड़ी और मूसल को बरामद कर लिया था जिनसे नौशाद की हत्या की गई थी। पुलिस को उस बोलेरो की भी तलाश है जिससे नौशाद की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उतनी दूर ले जाया गया था।